हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज का टॉपिक है हमारा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। ये जो टॉपिक है आपका क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक आपकी है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इस चैप्टर में अब तक हमने ट्रेडिशनल नोशन एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटीज़ को कवर कर लिया है। तो आज हम देखेंगे ओनली ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कैसे हम कोऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा युद्ध ही हमारे पास एक ऑप्शन होता है, वॉर ही हमारे पास एक ऑप्शन होता है। वॉर को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, हम कोऑपरेट भी कर सकते हैं, दो सेनाएं आपस में कोऑपरेट कर सकती हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सली ऐसा माना जाता है कि किसी भी कंट्री को वॉर पर कब जाना चाहिए। आप सोचो, अगर कोई कंट्री लड़ाई करने जा रहा है, देखो लड़ाई तो यार लास्ट ऑप्शन होता है। शुरू में तो हर कंट्री को कोशिश करनी चाहिए यार वॉर ना हो, क्योंकि जब भी वॉर होगा तो आपको पता है बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होगा, और नुकसान एक देश को ही नहीं होगा, नुकसान दोनों देशों को ही होगा। तो वॉर तो मतलब ऐसा ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है कि वॉर पे तो हम तभी जाना चाहिए जब हम मामला सेल्फ डिफेंस का आ गया हो कि भाई अब तो बात बनेगी नहीं, अब तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, और साथ के साथ में अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, स्पेशली फ्रॉम जिनोसाइड। लग रहा है आपको कि जब दूसरे देश की आर्मी आपके देश के लोगों को बहुत बड़े लेवल पर मार सकती है, बड़े लेवल पर मास किलिंग कर सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में जरूरी हो जाता है कि भाई अब तो वॉर होना ही होना है। ठीक है, तो ट्रेडिशनली या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट क्या है, कंट्री कब वॉर की कंडीशन चूज करेगा, कब वॉर करेगा। तो पहला तो एक तो सेल्फ डिफेंस वाली सिचुएशन हो, दूसरा अपने लोगों को बचाना हो किससे, जिनोसाइड से। जिनोसाइड का मतलब क्या है, बहुत बड़े लेवल पर जो हत्या की जाती है लोगों की, उसको हम क्या बोलते हैं, जिनोसाइड बोलते हैं। आर्मीज को हमेशा कोशिश करनी चाहिए, जब भी हम लड़ाई करें या कोई भी देश की आर्मी लड़ाई करे, उसको कोशिश करनी चाहिए जो अनार्म लोग हैं, अनार्म मतलब जिनके पास हथियार नहीं है, उनकी किलिंग नहीं करनी चाहिए। या सरेंडरिंग कॉम्बेटेंट्स का मतलब क्या है कि सपोज एक देश की आर्मी दूसरे देश की आर्मी पर, मतलब दो देशों की आर्मी आपस में लड़ रही है, एक देश की आर्मी ने सरेंडर कर दिया। जब सरेंडर कर दिया तो फिर उसको मारना नहीं चाहिए। मतलब ये ऐसा कहा जाता है कि भाई आर्मी को कम से कम इन दो चीज़ों पर तो ध्यान देना चाहिए जब भी लड़ाई हो। अगर लग रहा है कि सामने किसी के पास हथियार नहीं है तो उनको नहीं मारना चाहिए। दूसरा, अगर सामने वाली आर्मी के जो मतलब कॉम्बेटेंट है, कॉम्बेटेंट का मतलब होता है जो लड़ने वाले जो लोग हैं, सैनिक हैं, अगर उन्होंने सरेंडर कर दिया है उस केस में भी उनको मारना नहीं चाहिए। फोर्स का इस्तेमाल तो सिर्फ तभी यूज करना चाहिए जब सारे के सारे अल्टरनेटिव फेल हो गए हों, है ना। देखो दो देश आपस में मतलब फोर्स का इस्तेमाल कब करें, जब पहले तो शुरू में कोशिश करनी चाहिए, अगर कोई मैटर है तो उसको बातचीत करके सुलझा ली जाए। सबसे बेस्ट तरीका होता है नेगोशिएशन करना, कि बातचीत करो यार, एटलीस्ट डायलॉग करो आपस में। मतलब दो देशों के अलग अलग लेवल पर क्या होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जब सारे ऑप्शंस फेल हो जाएं तो ही फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ही मतलब हमें वॉर का ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी शुड इंक्लूड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन। ट्रेडिशनल जो व्यू है हमारा सिक्योरिटी का, इसमें और भी कोऑपरेशन के फॉर्म्स हैं। ये जो ऊपर हमने डिस्कस किए तो चलो हैं ही, इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वॉर को अवॉइड कर सकते हैं और दो देश आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। डिसआर्मामेंट, नाम से ही पता चल रहा है, डिसआर्मामेंट का मतलब है अपने हथियारों को त्याग देना। डिसआर्मामेंट एक ऐसा सिस्टम है यहाँ पर स्टेट्स को कहा जाता है, स्टेट्स मतलब कंट्रीज को कहा जाता है कि आपके पास जो वेपन्स हैं, कुछ स्पेशल वेपन्स जो हैं उनको आप त्याग दो, गिव अप कर दो, है ना, ताकि मास डिस्ट्रक्शन से बचा जा सके। अब स्पेशल काइंड ऑफ वेपन का मतलब क्या है, ऐसे वेपन जिससे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है। मास मतलब बहुत बड़े लेवल पर लोगों की जान जा सकती है, बहुत बड़े लोगों पर बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब कत्ल किया जा सकता है, मारा जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऐसे वेपन्स जिसमें स्पेशली न्यूक्लियर वेपन्स इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, केमिकल वेपन्स हो गए, बायोलॉजिकल वेपन्स हो गए, भैया ऐसे वेपन्स का तो आप कभी इस्तेमाल ना करो। तो ये क्या कहती है डिसआर्मामेंट का सिस्टम, क्या कहता है, ये कहता है कि स्टेट्स टू गिव अप, सारे स्टेट्स को कहता है कि आप मतलब कुछ स्पेशल जो वेपन्स हैं उनको आप त्याग दो। फॉर एग्जांपल, दो कन्वेंशन साइन हुई, पहली है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ये 1972 में आई थी। दूसरी है केमिकल वेपन कन्वेंशन, ये 1992 में आई थी। इन्होंने क्या किया, जितने भी मतलब बायोलॉजिकल और मतलब केमिकल वेपन्स हैं, इनका प्रोडक्शन और इनका पोजेशन दोनों को ही बैन कर दिया कि आप
जिस देश ने भी इस ट्रीटी को साइन कर लिया, इसका मतलब ये है कि ना तो वो बायोलॉजिकल वेपन बनाएगा और ना ही उनको रखेगा, दोनों को इन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, डिसआर्मामेंट का। अब यार बायोलॉजिकल वेपन आप समझते हो ना, बायोलॉजिकल में जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, इन सारी चीज़ों को स्प्रेड कर देते हैं तो बड़े लेवल पर लोगों की हत्या होती है। आपने क्रिस मूवी देखी हो तो क्रिस मूवी में जो वायरस फैल जाता है तो कितने सारे लोग मर जाते हैं। फिर आपने कोविड-19 डिजीज देखी होगी, कोविड-19 एक वायरस है, ऐसे वायरस, डेडली वायरस को अगर स्प्रेड कर दिया जाए तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को ख़त्म किया जा सकता है। तो ऐसे वेपन्स को जो वायरस कंटेन करके रखते हैं, ऐसे वेपन्स को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, मतलब बायोलॉजिकल वेपन्स बोलते हैं, बहुत बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा केमिकल वेपन्स होते हैं जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है युद्ध के दौरान, ठीक है। तो इन दोनों को ही बैन कर दिया गया डिसआर्मामेंट के तहत। बोथ कन्वेंशंस इंक्लूडेड ऑल ग्रेट पावर्स। इन कन्वेंशंस में आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर महाशक्तियाँ, ज़्यादातर जो पावरफुल कंट्रीज हैं इसका हिस्सा हैं, मगर दो सुपर पावर यूएस और यूएसएसआर या सोवियत यूनियन ये नहीं चाहते थे कि केमिकल वेपन्स जो हैं इनको मतलब त्यागा जाए, हैं स्पेशली न्यूक्लियर वेपन्स इनको त्याग दिया जाए, ठीक है। तो देखो यही तो दिक्कत है यार, बड़े बड़े देश नहीं चाहते खुद, वैसे तो मतलब दूसरों से कह रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि भाई आप मतलब इन वेपन्स को मत यूज करो, खुद मतलब त्याग नहीं रहे, दूसरों से मतलब मना कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ज़्यादातर ग्रेट पावर्स ने तो इनको त्याग दिया और इन ट्रीटीज को साइन कर लिया, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन और केमिकल वेपन कन्वेंशन, मगर जो यूएस और यूएसएसआर है इन्होंने ना तो केमिकल वेपन्स ना ही न्यूक्लियर वेपन्स इनको त्यागा, ठीक है। दूसरा तरीका है आर्म्स कंट्रोल। आर्म्स का मतलब हथियारों पर कंट्रोल। तो आर्म्स कंट्रोल रेगुलेट्स एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स। आर्म्स कंट्रोल कहता है कि भाई देखो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हथियार नहीं रखते हैं और ना ही ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। इसमें एक ट्रीटी साइन की गई थी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ABM 1972 में ट्रीटी आई थी। और ये ट्रीटी कोशिश करती है और ये कहती है कि यूएस और जो यूएसएसआर है या सोवियत यूनियन है ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे न्यूक्लियर अटैक करने के लिए, है ना। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972 ट्राई टू स्टॉप यूएस एंड यूएसएसआर फ्रॉम यूजिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स एज ए डिफेंस शील्ड टू लॉन्च ए न्यूक्लियर अटैक। तो न्यूक्लियर अटैक करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो मिसाइल एक्चुअली क्या होती है आपको पता है, जैसे मान लो बैलिस्टिक मिसाइल कैसे होती है, यहाँ से अगर मान लो मिसाइल को लॉन्च करना है, जैसे ये लॉन्च हो रही है, यहाँ टारगेट है तो इनको पहले टारगेट फिक्स कर दो और ये ऐसे जाती हैं, एक फिक्स पाथ में जाती हैं। ऐसी मिसाइलों को हम बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल जो एक फिक्स्ड पाथ फॉलो करती हैं। तो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स के यूज का मना किया गया है, स्पेशली न्यूक्लियर अटैक करने के लिए। इट डिड अलाउ बोथ कंट्रीज टू डिप्लॉय ए वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डिफेंसिव सिस्टम्स। और ये आर्म्स कंट्रोल कहता है कि देखो भाई आप अपने डिफेंसिव सिस्टम तो रख सकते हो, मतलब अपने बचाव के लिए आप मतलब वेपन्स रख सकते हो, बट लिमिटेड, बहुत कम क्वांटिटी में रखना है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अगर ज़्यादा रखोगे तो दूसरा देश उससे और ज़्यादा मोटिवेट होगा, वो भी अपने पास वेपन्स को बढ़ाएगा और ऐसे वेपन्स बढ़ाने की होड़ लग जाएगी, जो कोल्ड वॉर के दौरान हमने देखी। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस एंड यूएसएसआर दोनों में ही होड़ लग गई थी। इनको देखकर बाकी देशों में भी मोटिवेशन मिलता है, वो भी वेपन्स को इकट्ठा करने लग जाते हैं, जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं फॉर ऑल ह्यूमन काइंड, राइट। कंट्रोल ऑन न्यूक्लियर पावर। यूएस एंड सोवियत यूनियन ने बहुत सारी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी साइन करी ताकि न्यूक्लियर पावर को कंट्रोल किया जा सके। जैसे एक ट्रीटी थी साल्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी सेकंड, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968। ये कुछ ऐसी ट्रीटीज हैं जो इन्होंने आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए यूएस और यूएसएसआर ने साइन की थी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, राइट। कोल्ड वॉर कब से कब तक चला था, 1945 से 1991 के बीच में चला था कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है। अब इसी में एनपीटी के बारे में थोड़ा सा देखा है। एनपीटी ट्रीटी के बारे में आपको पता होगा। देखो पहली बात तो आप याद ध्यान रखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, आप सबको पता होगा, यूएसए, फ्रांस, यूके के बाद आपका रशिया और चाइना, 5 परमानेंट मेंबर हैं इसके, है ना। पहले मतलब रशिया नहीं था, पहले यूएसएसआर हुआ करता था, मगर 1991 में जब यूएसएसआर टूट गया तो ये सीट किसको मिल जाती है, रशिया को। तो एनपीटी ट्रीटी क्या कहती है कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर है ना, यही न्यूक्लियर वेपन रखेंगे और कोई नहीं रखेगा। अब यार ये तो डिस्क्रिमिनेटरी हो गई ना, तो इसको भारत ने भी साइन नहीं किया, बस इतना याद रखना। देखो तो एनपीटी एक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है जो न्यूक्लियर वेपन्स के कंट्रोल को, एक्विजिशन को कंट्रोल करती है। एक्विजिशन मतलब उनको रखने को लेकर कंट्रोल करती है कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकते। अब ये ट्रीटी क्या कहती है कि देखो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे देश जिन्होंने 1967 से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है और न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं, वो तो न्यूक्लियर वेपन्स को रख सकते हैं, मगर इसके बाद ना तो कोई न्यूक्लियर टेस्ट करेगा
और जो वेपन्स हैं उनको वो त्याग देगा। तो भाई एनपीटी जो है ये मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को अबॉलिश करने की बात नहीं करती है, बजाय इसके ये लिमिट करने की बात करती है कि भाई कौन कौन से देश न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं। तो इसने क्या लगा दिया कि 1967 से पहले जिन देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए, तो यार 1967 से पहले ये P5 नेशन ही थे जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया था, है ना। और ये चाहते थे कि भाई हमने तो अब डेवलप कर लिया, अब कोई और डेवलप नहीं करेगा, हम ही रख सकते हैं, बाकी नहीं रखेगा। तो यार ये तो डिस्क्रिमिनेटरी हो गई ना। खैर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं किन किन देशों ने कब कब न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, ठीक है। तो यूएसए ने आपको बताइए 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया था, न्यूक्लियर बम। यूएसएसआर ने टेस्ट कर लिया था 1949 में, यूके ने टेस्ट कर लिया था 1952 में, फ्रांस ने टेस्ट कर लिया था 1960 में, चाइना ने टेस्ट कर लिया था 1965 में। अब देखो यार 1967 से पहले तो 5 देश हो गए, और आज के देश में 5 देश किसके मेंबर हैं? P5 यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। तो एनपीटी ट्रीटी क्या कह रही है कि 1967 से पहले जिन देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया वही देश न्यूक्लियर वेपन रखेंगे और कोई नहीं रखेगा। तो इंडिया ने बोल दिया भैया हम साइन नहीं कर रहे, तुम चतुर हो यार, तुम भी त्यागो अगर त्यागना है तो, है ना। फिर आपको पता है बाद में फिर इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 और 1998 में 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था इंडिया ने। पाकिस्तान ने भी 1998 में कर लिया, नॉर्थ कोरिया ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था 2006 और 2017 में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए। तो ये ट्रीटी आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा तरीका है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कोऑपरेशन का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस मतलब 2 देश जैसे इंडिया और चाइना आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, है ना, एक दूसरे के साथ मतलब बातचीत करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलिट्री को लेकर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर मिलिट्री एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है तो जानकारी देंगे, ताकि दूसरे को ये ना लगे कि यार ये हम पे अटैक कर देंगे, और पता चला कुछ मिसकंसेप्शन को लेकर आपस में लड़ाई हो जाए, ठीक है। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सेप्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज ए मीन्स ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम वायलेंस को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब वॉर लाइक सिचुएशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कंट्रीज आपस में आइडियाज शेयर करती हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं अपने राइवल्स के साथ। राइवल्स मतलब जो विरोधी हैं, है ना। चाइना का राइवल इंडिया और इंडिया का राइवल चाइना, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। क्या शेयर करती हैं? जैसे अपने दोनों देश आपस में एक दूसरे को बताते हैं कि भाई हमारी मिलिट्री इंटेंशंस क्या हैं, हमारे प्लान्स क्या हैं। खैर ये तो कागजों में लिखी हुई बात है, रियलिटी में कोई अपनी मिलिट्री इंटेंशन नहीं बताता, ठीक है। दे टेल ईच अदर अबाउट द काइंड ऑफ फोर्सेस दे पजेस एंड देयर डिप्लॉयमेंट। अब वो एक दूसरे को बताएंगे भाई हमारी फोर्स कहाँ कहाँ पे लगी हुई हैं, हमारे पास कौन कौन से वेपन्स हैं। अगेन इन रियलिटी पूरी बात कोई आपस में एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करता। हाँ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, और इससे फ़ायदा ये होता है कि 2 देशों में शांति थोड़ी बनी रहती है, उनको ये नहीं लगता कि यार ये हम पे कहीं अटैक ना कर दें। तो ये ऐसा प्रोसेस है, इसको इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि जो राइवल्स हैं वो वॉर को ना चुनें, खासकर मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसपरसेप्शन के लेकर। कई बार क्या होता है, मान लो एक देश की सेना दूसरी जगह पे जा रही है, अपने ही देश में मूव कर रही है बॉर्डर वाले एरिया में, तो सामने वाले देश को लगता है कि यार भाई ये तो हम पे अटैक करने वाले हैं, कुछ बड़ा होने वाला है ना। तो पहले ही बता दो, देखो भाई हमारी सेना बस ऐसे ही ट्रेनिंग के लिए मूव कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, वॉर करने वाले हैं। तो ऐसा अगर बता दोगे तो सामने वाले को कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो फिर खतरनाक एक्शन नहीं लेते हैं, राइट। बस आज के लेक्चर में इतना ही। क्लास 12 का जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तीनों को आपको यहाँ पे मिल जाएगा लकी एजुकेशन पर, और साथ के साथ में वीडियोज की नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन। यहाँ पर क्लास 12 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल की प्ले लिस्ट दे रखी है, इन प्ले लिस्ट को चेक करें और आप इनको यहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।